जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आइए सीखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवेश परिभाषा क्या है? आवेश द्रव्य का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई भी चीज़ का आवेश जो होता है वो कौन कौन से गुण अपने अंदर रखता है? एक वैद्युत प्रभाव और दूसरा चुंबकीय प्रभाव। इन दोनों गुणों को कौन निकालता है अपने अंदर से? वैद्युत आवेश। इनके प्रकार क्या है? जैसे धनावेश है, जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश है, जैसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। धनावेश का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋण आवेश का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो जब भी आपको पॉजिटिव में अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या चार्ज मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे अधिकता है। इसका मात्रक कूलाम होता है और इसका विमीय सूत्र AT होता है। AT से मतलब है Q बराबर IT, एक फार्मूला होता है जिसका अर्थ है करेंट इनटू टाइम, और करंट के लिए सिंबल होता है A और टाइम के लिए सिंबल होता है T। तो इनका जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो AT हो जाता है। तो ये तुम्हारा आवेश था जिसका विमीय सूत्र है AT, मात्रक है कूलाम। अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेक्स्ट है आवेश के 3 मूलभूत गुण हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। आवेश को भी ऊर्जा की तरह ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है? जो मूल आवेश होता है, जो हमारा आवेश जिसे हम निकालना चाहते हैं Q, वो जो होता है वो मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, होल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस माइनस NE से मतलब है अगर चार्ज की कमी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको हमने इसमें बताया है, अगर चार्ज की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो नेगेटिव रहेगा। तो अगर माइनस NE है तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्लस NE है तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है Q बराबर प्लस माइनस NE से रिलेटेड, जिसमें पूछा जाता है कि किसी तत्व पे इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसमें बताइए चार्ज की कमी है या अधिकता है। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ स्मॉल e क्या है? स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के आसपास होता है। और जो तुम्हारा n है वो एक इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 n का मान है। इसके अलावा आवेशों की योज्यता, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी घटक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 ... so on। तो यहाँ पे बीजगणितीय योग का से तात्पर्य है किसी निकाय में, जो भी निकाय है उसमें जो चार्ज है वो n छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, कोई सिस्टम है। तो वहाँ पे पहले के लिए Q1 है, दूसरे के लिए Q2 है और n के लिए Q1 है। तो इनका जो टोटल सम होगा सिग्मा Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 ... Qn। तो इस तरीके से हम इसे आवेश की योज्यता को इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कूलाम का नियम। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है। इसे समझने के लिए जैसे हम कक्षा 11 में आपने सीखा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है कूलाम का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। वहाँ पे होता था 2 बिंदु आवेश, वहाँ पे होता था 2 पार्टिकल होते थे, उनके मास होते थे, द्रव्यमान होते थे 2 पिंडों के। यहाँ पे 2 चार्ज हैं, 2 आवेश हैं, उनके चार्ज हैं Q1 और Q2। तो सीखते हैं कि जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इस पर आवेश है Q1 और इस पर आवेश है Q2। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं।
तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? उन आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जब हम इन दोनों को ही कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट K आ जाएगा, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। जहाँ पर हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन 0 यहाँ पे है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 का विमित सूत्र होता है m-1 L-3 T4A2। ये कैसे आता है? हमारे पास एप्सिलॉन 0 का यूनिट है, क्या है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। हम इसकी सहायता से, यूनिट की सहायता से विमित सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसा कि कूलम के लिए आपको पता है कूलम का स्क्वायर है, तो कूलम का विमित सूत्र जो होता था वो क्या होता था? AT। अब चूंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा A2 और T2। और न्यूटन के लिए आपको पता है कि इसका विमित सूत्र होता है m1L1T-2। और जबकि मीटर स्क्वायर के लिए हो जाएगा L2। तो ये टोटल कंबाइन होके आ जाएगा, ये जो m है +1 है, नीचे ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m-1 L-3 और T4 और A2। और यही विमित सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप विमित सूत्र निकाल सकते हैं, जो कि आपने कक्षा 11 में खूब निकाले होंगे। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिस प्रकार से आपको पता है अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट के ग्राउंड में प्रवेश करता है तो उसको क्रिकेट का ग्राउंड कहते हैं कि, और उस खिलाड़ी को क्रिकेटर कहते हैं। इसी प्रकार अगर वही खिलाड़ी फुटबॉल के ग्राउंड प्रवेश करता है तो उसे फुटबॉलर कहते हैं। इसी प्रकार अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, जो एकांक यूनिट चार्ज है उस पर लगने वाला जो बल है वही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। E बराबर F/Q0। Q0 यहाँ पे क्या है? Q0 यहाँ पे परीक्षण आवेश है। और किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R स्क्वायर। यहाँ पर F का जो कूलम के नियम से F का मान रखेंगे, Q1 की जगह Q ले लेंगे, Q2 की जगह पे Q0 ले लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब होता है न्यूटन पर कूलम। फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या एक और इसका मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके पास हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज के बाद जब पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो इसे ये धकेलेगा तो बाहर की ओर एरो दिख रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो ये इसके अंदर की ओर जा रहा है। तो ये इस तरीके से बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर ये इसकी डायरेक्शन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। किसी बार मैग्नेट को जब आप प्लेन पेपर पे कार्डबोर्ड पे लगा के रखते हैं तो उसकी सहायता से आप देख सकते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाती हैं। यहाँ पे N और S होता होगा चुंबक के क्षेत्र में, और वैद्युत के क्षेत्र में धन आवेश और ऋण आवेश होता है। तो यही इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो वैद्युत बल रेखाएं, उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों की अल्प दूरी, जो अल्प दूरी का मतलब है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, जिसे हम 2L कहते हैं, पर स्थित निकाय होता है। कौन? वैद्युत द्विध्रुव। अब इस निकाय का जो अल्प दूरी है उसका जब किसी हम एक चार्ज के साथ, किसी एक आवेश के साथ मल्टीपल करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलम × मीटर होता है। इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर रहती है, और इसका सूत्र होता है P बराबर Q × 2L।
जहाँ पे P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है, 2L वो अल्प दूरी है जहाँ पर जिस पर दोनों आवेश एक दूसरे से दूरी पर रखे हुए हैं। नेक्स्ट है द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता। इनके डेरिवेशंस भी हैं, अगर आप लोगों को डेरिवेशन सीखना है तो इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल आप इनके फार्मूले देख लीजिए। जैसे इनकी स्थिति होती है एक्सियल पॉइंट या अक्षीय स्थिति, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 × 2 P/r³। और दिशा क्या होती है, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश। अनुदिश का मतलब है जिधर द्विध्रुव की दिशा है, और किधर से किधर, -q से +q की ओर। नेक्स्ट है निरक्षीय स्थिति, जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इसका वैल्यू होता है E = 1/4πε0 Q/r², और इसकी जो अक्ष होती है द्विध्रुव अक्ष के समांतर +q से -q की ओर। निष्कर्ष क्या निकलता है, कंपैरिजन क्या होगा, इनका जो मतलब आपस में रिलेशन है कि E एक्सियल पॉइंट इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का मतलब है निरक्षीय स्थिति, एक्सियल का मतलब है अक्षीय स्थिति। और इस टेबल की सहायता से आप समझ सकते हैं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। अगर इनके डेरिवेशन जानने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी तल के लंबवत, किसी भी तल से जितनी मैक्सिमम बल रेखाएं निकल सकती हैं, जितनी भी रेखाएं निकल सकती हैं, उस पूरे एरिया को ही हम फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि ये केस वैद्युत का है, इस वजह से वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और जब हम आगे मैग्नेट पढ़ेंगे तो इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब इसी से रिलेटेड हमारा जो गॉस की प्रमेय है वो भी वैद्युत फ्लक्स से ही संबंधित है। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉसिस लॉ, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। कहने का मतलब ये हुआ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। यही बताया है गॉस ने। तो फाई ई से व्यक्त करते हैं किसे, वैद्युत फ्लक्स को। इट इज इक्वल टू Q/ε0। आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि गॉस लॉ क्या है, कि कितनी बल रेखाएं यहाँ से पास हो पा रही हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।